अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब हुक्मरान इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून कौन सी बड़ी तरमीम करवाना चाहती है, जिसकी एक इंडिकेशन दी है राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी। तो मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का वो मामला जिसकी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की थी, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुखालफत की थी, लेकिन अब दोबारा मामला उस तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? क्या बानी PTI और दीगर ऐसे अफराद जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम नागुज़ीर हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत GUI का इसके ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब से जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि किसी सूरत 27वीं आईनी तरमीम की हमायत नहीं करेंगे। तो फिर अगर मौलाना हमायत नहीं करते तो क्या हुकूमत को इस बात का इदराक हो चुका है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला हुकूमत के हक़ में हल होने जा रहा है और मखसूस नशिस्त से मिलने के बाद 2/3 अक्सरियत हासिल होगी और वो आसानी से 27वीं आईनी तरमीम कर पाएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम को 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर भारतीय मजालिम के खिलाफ और भारत के नाजायज़ तसल्लुत के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। सवाल यह है कि अक़वाम आलम पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अपनी करारदाद मंजूर होने के बावजूद हक़ खुद इरादियत से कश्मीरियों को क्यों महरूम रखा गया है। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि ताजिर दो स्कीम से फ़ायदा ना उठाने वाले ताजिरों के खिलाफ FBR ने सख्त तरीन कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। इस कार्रवाई के नतीजे में मुमकिन तौर के ऊपर क्या एक्शन होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साहब, अभी 26वीं आईनी तरमीम के असरात और समरात तो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन आज बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से और दोनों ने इत्तफाक किया है कि जल्द 27वीं आईनी तरमीम लेके आएंगे। और जबकि इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने वाजे किया है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। सर, 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, मुखालफत की वकला ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत एक बड़ा स्टेप गवर्नमेंट लेने जा रही है। तो मुमकिन तौर के ऊपर क्या असरात देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इन लोगों को जो जब सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उन लोगों को उन सब चीजों से डर लगता है जो किसी भी वजह से उनके कामों के अंदर खलल डाल सकते हैं। इनको डर लगा हुआ है इमरान खान से। इमरान खान अगर बाहर आ गया तो इन सब की जो रोजी रोटी है, जो कि चोरी पे और डकैती पे है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इन्होंने उसको अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान किया हुआ है। लेकिन जो 26वीं तरमीम जो इन्होंने लेकर आए थे, क्योंकि ये नलायक लोग थे, इन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या क्या किस तरीके से करके लेकर आना है, और ये उसके अंदर वो सारी बात गलतियां कर बैठे हैं। सर, वो नलायकी और गलतियां हैं क्या? थोड़ा सा हमें भी गाइड कीजिएगा। सॉरी, उसमें 26वीं आईनी तरमीम में नलायकियां और गलतियां हुई क्या हैं? थोड़े नाजरीन को भी हमारे गाइड कीजिएगा। देखिए, बेसिकली इन लोगों ने उसके अंदर बाद ऐसे शिकम छोड़ दिए हैं कि जिनको इनको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ। अब इन लोगों को ये देखना होगा कि ये जो बेंच बनाने का मसला है, जिसको ये कहते हैं बेंच, वहां पे तो आपने देखा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तो जो सीनियर मोस्ट दो थे और जिनको इन्होंने चौथे नंबर से लेकर आए थे, उसको तो उन्होंने हटा दिया है। तो अब वहां पे 3 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए हैं जो पहले भी उस कमेटी में थे, जो कि बेंचेस बनाने के ऊपर थे और जो मैरिट पे बिलीव करते थे, क्योंकि ये तीनों जजेस मैरिट पे थे। मेरी राय में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है इमरान खान, जो पाकिस्तान के लीडर है, जो पाकिस्तान को शऊर देते, जो पाकिस्तान को कहते हैं कि अपने दिल से खौफ निकालो,
जो इनके जब आप उनको सर्च करें तो उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पढ़ो। वो जब वो बताते हैं कि आप सहाबा इकराम की तालीमों को देखो कि वो कैसे इतने छोटे अरसे में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को हरा कर बैठे थे। इनको वो चीजें सूट नहीं करती, बाकियों को इनको सूट करता है बाकियों को रसूलुल्लाह के जो अक़वाल है, जो हदीस है, वो सूट नहीं करती। बाकी भी तो हमें लीडर यही बातें करते हैं कि मेरे ख्याल में बाकियों को आप सुनते नहीं है गालबन। देखिए ना, बाकी लीडर क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों करप्शन होती है। ये देखे ना, ये फिर इल्जाम की बात करते हैं। किस तरह, किसने बात की करप्शन करो? को कहता है लीडर के करप्शन करें आप? कौन कहता है? आपको नहीं पता? जी फरमाइए। आपने उसको हमजा को नहीं सुना? किसने कहा कि करप्शन करो? पता नहीं कौन सी आपको सुनाते हैं चीजें। आपने हमजा शहबाज के नहीं सुना? क्या कहा उन्होंने कि करप्शन? वो बच्चों के स्कूल में जाके उन्होंने नहीं कहा कि बच्चों करप्शन होती है। आप कह रहे हैं हमें जस्टिस या अफरीदी से कोई इख्तलाफ नहीं। ये 26वीं जो आईनी तरमीम थी, इसके नतीजे से क्या निकला? इसके नतीजे से ये बरामद हुआ कि बनना था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, बने या अफरीदी साहब। यही इख्तलाफ था आपका, और उसको इंडोज करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनकी तकरीब हलबरदारी में पहुंच गए। अब 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, वो भी तरमीम आ जाएगी। पीटीआई इसी तरह एक उनकी आधी लीडरशिप मुखालफत करती रहेगी और आधी लीडरशिप जाके इंडोज करती रहेगी उनके दामाद को। ऐसे चलेगा मामला आगे? नहीं, देखिए दो चीजें आप इसको देखें, इसको आप इस चीज से ना वो करें। नहीं, आप डिफाइन कर दें सर। देखिए सुन लेना, आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये 26वीं तरमीम पास हो गई है, वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, ठीक है। अब एज ए हेड ऑफ द प्रोविंस ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएं और अगर उनको इनविटेशन आती है वो वहां जरूर जाएं। जैसे मैंने कहा है कि हमें उनके चीफ जस्टिस बनने पे एतराज नहीं। उन्होंने तो चीफ जस्टिस बनना ही बनना था, आज नहीं तो कल बनना था। वो प्रॉब्लम हमें नहीं है। हमें ये जरूर प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की हिस्ट्री से, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ था कि आपको पहली बार 3 अच्छे जजेस यके बाद दीगरे आ रहे थे। इससे पहले आमतौर पे एक अच्छा आता था, 2-3 मीडियोकर आते थे, फिर एक अच्छा आता था। ये पहली बार था पाकिस्तान की जिंदगी में कि 3 बेस्ट जजेस यके बाद दीगरे आ रहे थे, एक जैसे हम ख्याल थे, तीनों चीज को बेहतर करना चाहते थे, उस चीज के ऊपर था, बाकी और कुछ नहीं था। अब बात आ जाती है 27वीं तरमीम की। देखिए, अगर आप किसी से भी पूछें, जो मिलिट्री कोर्ट्स है ना, मिलिट्री कोर्ट्स के सिर्फ 4 जगहों पे उसका इल्हाक होना चाहिए। एक, जैसे लिखा हुआ है कि वो आर्मी ऑफिसर्स जो आर्मी के अंदर सर्विंग है, वो सिविलियंस जो आर्मी के साथ काम करते हैं, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो आर्मी से निकल के चले गए हैं, और सर इसीलिए तो वो तरमीम करना चाहते हैं, जो एम्बिगुइटी है वो खत्म हो सके और किसी और को भी इसमें ऐड करवाना चाहते हैं। आगे चले, चौथा क्या है सर? चौथा बताए जरा सर। चौथा वो जो नॉन टेररिस्ट हैं, ठीक है, जो नॉन टेररिस्ट तनसीबात को निशाना बनाए, उसका मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चल सकता। ये कहना एक मिनट है ना, एक मिनट है। मिलिट्री सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि क्या वो नॉन टेररिस्ट हैं या नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मिलिट्री तनसीबात तो अगर आप आजकल तो अभी आप देख लेंगे इस्लामाबाद के साथ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे भी DHA बन रहा है। अब अगर आप DHA को क्लासिफाई कर दें कि यार ये मिलिट्री तनसीबात है, या अगर आप इस तरह चलें, ये तो अब आईनी तरमीम होगी, उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन मिलेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत खुश हैं, बुशरा बीबी रिहाई के बाद पेशावर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द बानी PTI को वो पेशावर लाएंगे। तो क्या बुशरा बीबी के साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर साहब कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं, या जब वो चाहते हैं कि मैं बानी PTI को पेशावर लाऊंगा तो कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है कि वो अडयाला जेल में हैं, उनके खिलाफ मजीद मुकदमात का फैसला आना है, और अली अमीन गंडापुर साहब तवक्को कर रहे हैं कि अली बानी PTI जल्द पेशावर में होंगे? कैसे मुमकिन होगा सर? देखिए जी, मेरे लिहाज से तो इमरान खान के ऊपर अभी तक तो कोई केस एक्चुअली बनता ही नहीं है। इवन बुशरा बीबी के ऊपर कोई केस नहीं था,
ये जो जब तोशाखाना केस खत्म हो गया था तो तोशाखाना 2 और तोशाखाना 3 केस तो एक्चुअली बाय लॉ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक ही किस्म के एक ही केस के अंदर से एक ही किस्म के 3 केस नहीं बना सकते। ये सारा का सारा एक केस था। उनको तो अगर आप जनरली देखा जाए एज अगर कोई स्टूडेंट ऑफ लॉ हो वो देखा जाए तो ये तो बेसिकली हद से बेजा में रखा गया था। उनको अनलॉफुली उनके ऊपर केसेस किए गए थे। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, इमरान खान के ऊपर इस वक्त कोई केस नहीं है जो जेन्युइन केस हो, कोई केस नहीं है जेन्युइन, उनको रखा गया सिर्फ इस वजह से। अच्छा, आप ये भी देख लें केस इस जो 26वीं तरामीम के दौरान में जैसे उनके ऊपर बिल्कुल कदम लगा दी थी कि वो 4 तारीख से लेके और ये 27 तारीख तक वो किसी से मिल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक सर, कल 25 रोज बाद बिलाखिर कल 25 रोज बाद दोबारा वहां पर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है। अदालत वहां पर लगेगी और डेफिनेटली बानी पीटीआई पहले की तरह मीडिया से भी इंटरेक्ट कर सकेंगे। अब देखते हैं कि वो जब तक पिछले 26 आईनी तरमीम के दौरान पीटीआई के जो स्ट्रेटजी रही और उसके बाद जो रहनुमाओं का रद्दमल रहा और पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात और उसके ऊपर उनका क्या रद्दमल आता है। हमारी मोहम्मद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 77 साल मुकम्मल हो गए। अक़वाम आलम आज भी खामोश है, लेकिन भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा कम नहीं हुआ। इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय मजालिम दुनिया भर के सामने है। मकबूजा कश्मीर के अंदर शायद कोई दिन हो जिस दिन भारत ने वहाँ पर मजालिम ना ढाए हों। ये सिलसिला 77 साल कब शुरू हुआ और लेकिन उसके बावजूद न ये सिलसिला रुकने का नाम ले रहा है, ना ही कश्मीरियों का इस मजालिम के सामने खड़े होकर जद्दोजहद करने का सिलसिला कभी ख़त्म हुआ। अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएँ तो 19 जुलाई 1947 को जब सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइश गाह पर कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इल्हाक करने का फैसला किया, करारदाद मंजूर की, लेकिन भारतीय हर धर्मी के नतीजे में इसको कभी कबूल न किया गया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक पहुंचा, लेकिन आज तक सलामती कौंसिल की करारदाद पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। ना राय शुमारी हुई, ना ही कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया, लेकिन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने का सिलसिला जारी रहा और कश्मीरी भी भारतीय मजालिम के सामने सीना सिपर होकर खड़े हुए और हर तरह के मजालिम का सामना करते रहे। और आज हम देखते हैं कि भारत ने जब 1989 के अंदर कश्मीरियों ने अल्टीमेटली भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने जद्दोजहद शुरू की, तहरीक का आगाज़ किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कश्मीरियों को इंटरनेशनल कवानीन ही ये इजाज़त देते हैं कि जब उनके ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किया जाए तो अपने ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ वो उसको न सिर्फ उनका जवाब दे सकते हैं बल्कि मुत्तहिद होकर उनका सामना भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, फिर हमने अगस्त 2019 में देखा कि भारत ने अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के एक और रास्ता निकाला, जिसकी नतीजे में वहाँ पर बिल्कुल तमाम मुआशी सरगर्मियाँ ख़त्म होकर रह गई हैं। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक पॉइंट थे, इंटरनेशनल टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर भी अब आमदोरफ्त का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर मुआशी हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अक़वाम आलम ने ऐसा दोहरा म्यार अपना रखा है कि पाकिस्तान सियासी सफारती सतह के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाता है, लेकिन अक़वाम आलम अपना हक जो है, अपना जो उनका ड्यू रोल है वो प्ले करने को तैयार दिखाई नहीं देते। इसी हवाले से आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरियों के साथ जो उनका ब्लैक डे मनाया जाता है उसके हवाले से उन्होंने भरपूर अंदाज में इसको न सिर्फ सेलिब्रेट किया और बल्कि अक़वाम आलम का ज़मीर जगाने की भी उन्होंने कोशिश की। तो इसी इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फ़ौज का गैर कानूनी कब्जे को 77 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान सियासी और सफारती सतह के ऊपर कश्मीरियों की हमायत तो जारी रखता है और ये हमायत का सिलसिला फिर भी शायद आने वाले दिनों में भी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इसका क्या आप समझते हैं कि सियासी और सफारती कोशिशों से हल निकल पाएगा? देखिए, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये जो 27 अक्टूबर है ये रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम एक स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाते हैं। इसी दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अपने जाबराना और गासबाना कब्जा का आगाज किया था। उस वक्त से लेकर तहाल मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 34 सालों में 96,000 से ज्यादा कश्मीरियों को कायद साहब शहीद किया जा चुका है।
8,000 से ज्यादा इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। 10,000 से ज्यादा अफराद हिंदुस्तान की काबिज अफवाज ने लापता कर दी हैं। 22,000 खवातीन को उनके खामदों से जुदा करके उनको बेदगी का दाग अता कर दिया गया। लाखों बच्चे यतीम कर दिए गए। दौरान रियासत नौजवानों को, खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को तशद्दुद करके हलाक किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने जबर जुल्म के तमाम हथकंडों में नाकामी के बाद भी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत का भी खात्मा कर दिया। 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको तकसीम किया गया। आबादी की हैयत को तब्दील करने के लिए ब्लैक लॉज, ड्रैकोनियन लॉज नाफिज किए जा रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर को न सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाना की कोशिश की जा रही है, बल्कि कश्मीर की तहजीब और सकाफत की भी तबाही और बर्बादी की जा रही है। तमाम मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत गिरफ्तार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी मकबूजा कश्मीर के, मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहने वाले और पूरी दुनिया में बसने वाला जितना कश्मीरी डायस्पोरा है, भारत की इस रियासती दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रहा है। हिंदुस्तान का जबर और जुल्म मकबूजा कश्मीर के जो आवाम है उनका जज्बा आजादी सद नहीं कर पाया। इस मौके पर मैं आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीर के हवाला से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाएं, और साथ ही मैं मकबूजा कश्मीर के बहादुर और हुर्रियत पसंद अवाम को भी खराज तकीन पेश करता हूँ कि जो 9 लाख काबिज भारतीय फौज की संगीनों के साए तले अपनी आजादी की जदोजहद को जारी रखे हुए हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब, जो मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं वो तो अपने लहू से आए रोज़ शहादतों की दास्तानें रकम कर रहे हैं, वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान भी अपने वकील का किरदार अदा कर रही, लेकिन ये असल जो जिम्मेदारी थी अक़वाम मुत्तहिदा की, जहाँ ये करारदादें पास की गई कि कश्मीरियों को रायशुमारी का हक दिया जाए। भारत तो गासब एक मुल्क है, उसने तो गसब कर रखा है कश्मीरियों का बुनियादी हक। आप नहीं समझते ये अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहा है? हिंदुस्तान में जो आपने जिस तरह की कि भारतीय वज़ीर आज़म ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गए, लेकिन हिंदुस्तान ने जो नामनाद मुआहिदा इलाके हिंदुस्तान किया था, जिसकी बुनियाद पर वो जम्मू कश्मीर पर अपना दावा करता था, उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने यकसर मुस्तरद कर दिया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर जहां तक अमल दरामद करने का सवाल है, तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहता है, कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि जहाँ तक जिन तनाज़ात का ताल्लुक मुस्लिम उम्मा से है उनके बारे में मेयार कुछ और है, और अगर बात ईस्ट तिमोर की जाए या मशरकी सूडान की जाए तो फिर आपका मेयार और है। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब ये बताइएगा, चलिए अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अपनी जगह के ऊपर, पाकिस्तान तो भरपूर अंदाज में कश्मीरियों की हमायत करता है, आलमी सतह पर बात करता है, लेकिन जो हमारे 58 इस्लामी ममालिक हैं उनके प्लेटफॉर्म से हम मुश्तरका तौर के ऊपर इस मसले के पायदार हल के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं करते? या दीगर इस्लामी ममालिक को अक़वाम आलम के साथ साथ OIC का प्लेटफॉर्म है, दीगर इस हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो आपकी हुकूमत हो, AG की गवर्नमेंट हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, ये मिलकर इस्लामी ममालिक को साथ लेकर इस मसले के ऊपर आगे क्यों नहीं बढ़ते कि ताकि अक़वाम आलम का जो सोया हुआ ज़मीर है उसको थोड़ा जोड़ा जा सके? OIC के प्लेटफॉर्म पे जो मसला कश्मीर है, हिंदुस्तान की तमाम तर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बावजूद किसी भी मुमकिन तौर पर वो OIC के एजेंडे से मसला कश्मीर को नहीं उतार पाया। जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी अखलाकी सफारती हमायत तो मसला कश्मीर को खास सूरत हासिल है, लेकिन आपकी इस बात से तो कतई इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता और ना ही कोई दूसरी राय है कि कश्मीरियों का बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को जिंदा रखने वाली वाहिद ताकत और अलामत जो है वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। इसलिए मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि मजबूत और रोशन पाकिस्तान ही तरीके तकमील पाकिस्तान की वो मंजिल तरीके आज़ादी कश्मीर को अपने मंजिल तक वो पहुंचा पाएगी, और हम इंशाल्लाह तरीके तकमील पाकिस्तान की मंजिल को हासिल कर पाएंगे। पाकिस्तान जितना मजबूत और जितना रोशन होगा, तरीके आज़ादी कश्मीर इतनी कुव्वत से मुकामी सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ताकत से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आज़ाद कश्मीर जिसके आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, यहाँ माजी में हमने देखा इसको तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहा जाता है, लेकिन हम देखते हैं ये अपने मिशन और मकसद उससे हट गया था। जब से आप वज़ीर आज़म बने हैं, आपने कौन से इक़दाम किए हैं कि इसको वाक़अतन तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप बनाया जा सके? आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे वहाँ के रियासती शहरी हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रख सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं उनमें असेंबली का रोल जो है वो आपको नुमाया नजर आएगा। उस हवाले से जो लोकल गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया गया है। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं
और फिर आपने पिछले दिनों में देखा कि जो आटे और बिजली वाला मामला था। आज आजाद कश्मीर का अगर मकबूजा कश्मीर के साथ कंपैरिजन किया जाए, किसी भी शोबा में आजाद कश्मीर में जो तामीर और तरक्की, इंसानी हकूक मुयसर हैं, जो शहरी आजादियां मुयसर हैं, इनका कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है मकबूजा कश्मीर के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में मेरे बसने वाले मेरे माएँ बहनें बेटियां, बुजुर्ग बूढ़े जवान, उन सबको ये अंदाजा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, तो उनको ये अंदाजा जरूर है कि आजाद कश्मीर में गवर्नेंस की चेंज से अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो बेस कैंप का रोल है वो भी असल सूरत में इंशाल्लाह बहाल होता नजर आ रहा है। और जहां तक तरीके आजादी कश्मीर की बात है, तो मैं तो बरमला ये बात कहता हूँ कि आजाद खिता में हम ना सिर्फ अखलाकी सियासी स्वार्थ के माहिर, बल्कि अगर इससे हमें एक कदम आगे जाके भारत ने अगर अपना रवैया ना बदला और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां वो बंद ना की, तो फिर हम अपने भाइयों के साथ अस्करी हमायत भी उनको देने पर मजबूर होंगे। बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर के ऊपर मजबूर होंगे। लेकिन चौधरी साहब, आज आज़ाद कश्मीर, उसके साथ साथ पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर यौम स्याह मनाया गया, लेकिन वो मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले शहरी जो 77 साल से भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं, ऐसे मजलूम कश्मीरियों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला 1947 से लेकर आज दिन तक जिस मर्दी, हौसले, जुर्रत और ईमानी कुव्वत से उन्होंने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी और बिलखसूस आजाद कश्मीर में बसने वाले उनके भाई पूरी जुर्रत, इस्तकामत और पूरी कुव्वत के साथ उनकी पुश्तबानी के लिए मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब इज्तिमाई तौर पर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए अपना वाक़ई खुद इरादियत, जिसको बैनुल-अक़वामी दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सूरत में मंजूर कर रखा है, वो हक हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला तरीके आजादी कश्मीर, तरीके तकमीले पाकिस्तान की जद्दोजहद में एक दिन जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से तरीके तकमीले पाकिस्तान की सूरत में आपको पूरी होती नजर आएगी। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह ये तहरीक तकमीले पाकिस्तान की शक्ल में लाजमी अपना समरात सामने लेकर आएगी और कश्मीरियों का जज्बा किसी सूरत भारतीय मजालिम कम नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का जो रोल है वो भी सबके सामने है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी भरपूर अंदाज में मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों की हमायत की सिलसिला जारी रखेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने ताजिर दोस्त स्कीम का नेटवर्क को यकीनी बनाने के लिए, उस टैक्स नेट में ताजरों को लाने के लिए क्या हतमी फैसला कर लिया है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ताजिर दोस्त स्कीम को कामयाब बनाने के लिए न सिर्फ मुतहरिक हैं बल्कि हड़ताल मुजाहरों के बावजूद FBR ने इस अज़्म का इजहार किया हुआ है कि हर सूरत इस स्कीम को कामयाब बनाया जाएगा। बुनियादी वजह नाज़रीन ये है कि हम सिर्फ एक माली साल की बात करें तो तनख्वाहदार तबके ने 375 अरब रुपये टैक्स जमा करवाया कौमी खजाने में, जबकि जो ताजर बरादरी की तरफ से टैक्स जमा वो 42 अरब रुपये था। गुज़श्ता हम कई दहाइयों की बात करें तो एक ऐसी रविश कायम हो चुकी थी जिसके नतीजे में ताजर बरादरी टैक्स देने को तैयार नहीं थी और अल्टीमेटली अब फैसला हुआ कि हर सूरत में टैक्स नेट को बढ़ाना है ताकि जो हमारा हर साल IMF के ऊपर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद कशकोल से छुटकारा हासिल करना है और वो हुकूमती दावे के IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि ताजर बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए टैक्स नेट में अपना हिस्सा डाले। लेकिन इसके अंदर बेपनाह बदस्तूर रुकावटें मौजूद हैं। ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तहम FBR ने भी अब ठान ली है कि 4000 एडिटर्स को भर्ती करके ऑडिट का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो फिर सख्त कार्रवाई भी होगी और उस कार्रवाई के नतीजे में मुमकिन तौर के ऊपर जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इस स्कीम की अब तक स्टेटस क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नईम मीर साहब। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मीर साहब, हमें ज़रा बताइएगा, हुकूमत ने पहले ऐलान किया कि 6 बड़े शहरों में ताजिर दोस्त स्कीम शुरू होगी, फिर ये 42 शहरों तक इसका दायरा कार फैला, लेकिन हड़ताल भी जारी हैं, मुजाहरे भी होते हैं। ताजर बरादरी FBR के साथ जो कमिटमेंट हुई थी उसके मुताबिक इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, मसला ये है कि जो हमारे ताजर जिन्होंने हड़ताल की, जो एहतजाज करते रहे, उनको एक बड़ा सुनहरा मौका मिला कि मुज़ाकरात की मेज़ मिली और हुकूमत के साथ बातचीत करने का उनको एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर आया। बट बदकिस्मती ये है कि वो इस नादर मौके को खो बैठे
और वो अपनी हठधर्मी और अपनी जिद पे कायम रहे। कुछ उनके पीछे बैक ऑफ द माइंड शायद कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे, उनकी पीछे उनकी कुछ सियासी वाबस्तगियां भी थी कि एहतजाजी जमातों के साथ शायद वो उन्हें मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करवाने दे रही थी। बट इन शॉर्ट ये कि चूंकि अब इनके साथ मुज़ाकराती अमल खत्म हो चुका है और इस वक्त जो है वो FBI ने अपने तेवर बदले हैं, अपना तरीकेकार बदला है, ठीक। और अब FBI जो है वो बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है। और FBI आपको मालूम होगा कि चेयरमैन FBI भी कह चुके और वजीर खजाना भी कह चुके कि कानून साजी भी हो रही है इस हवाले से कि जो नॉन फाइलर का स्टेटस है वो खत्म कर दिया जाए। और जब ये नॉन फाइलर का स्टेटस ही कानून साजी के जरिए खत्म हो जाएगा तो इससे तो बेपनाह मुश्किलात पैदा हो जाएंगी उन लोगों को जो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते, और उस सेक्टर और उस सेगमेंट में जो हमारे ताजिर बरादरी के लोग हैं वो सरे फहरिस्त हैं। अब इशू ये है कि देखना ये होता है कि GDP के अंदर जो है वो कौन से सेक्टर का कितना शेयर है और रेवेन्यूज के अंदर उसका कितना शेयर है। बिल्कुल ठीक, अंदर आएंगे। बिल्कुल ठीक। मीर साहब ये हमें जरूर बताइएगा, चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल साहब जिन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना जरूर है रेवेन्यू टारगेट पूरा करने में, लेकिन उन्होंने एक डेटरेंस क्रिएट किया है, टैक्स चोरी के खिलाफ उन्होंने एक्शन किया है। वो विद इन FBR हो, वहां कुछ लोग जो भले इन्वॉल्व हो वहां पर भी कार्रवाइयां होंगी। जो लोग टैक्स चोरी में बरह रास्त मुलव्वस थे उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। ताजिर 2 स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते, मुजाहरों से हड़तालों से तो काम नहीं चलेगा। FBR के पास लीगली कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि अगर वो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं करते तो स्टेप 1 में क्या हो सकता है, स्टेप 2 में क्या होगा, और अल्टीमेटली ताजिरों के लिए कारोबार करना किस हद तक मुश्किल हो जाएगा? देखिए जी, ताजिरों की जो तमाम तर परचेजेस हैं उन परचेजेस पे नॉन फाइलर रहने की सूरत में सोर्स पे उनका 2.5% टैक्स काटा जाएगा। अगर उनका 2.5% टैक्स काटा जाएगा, जो कि यकीनन इसको इन्फोर्स किया जा रहा है और चेयरमैन FBR इस पर बहुत फोकस्ड है, तो उसके नतीजे में उनके लिए आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज उन्हीं के साथ एक दूसरा ताजर भी बैठा होगा जो टैक्स नेट के अंदर होगा और उसका वो टैक्स नहीं काटा जा रहा या 0.5% विद होल्ड हो रहा है, तो वो 2% का फर्क जो है वो आगे कंपटीशन में जो है वो पूरा नहीं कर सकता, वो कारोबार उसके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो अपना सालाना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता और नॉन फाइलर रहता है, तो जब नॉन फाइलर की इस्तलाही खत्म हो जाएगी तो ना जायदाद खरीद सकेगा ना गाड़ी खरीद सकेगा, उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, अपना बैंक अकाउंट जो है वो नहीं चला सकेगा। तो बात यह है कि देखें हमारे जो ताजर है ना जी, अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब बदल गया है FBR, जमाना बदल गया है। अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब वो पुरानी बातें और पुराने रीत रिवाज नहीं चलेंगे कि हमने ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और भाई हमने ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ ये देना है कि उन्हें हमने कायल और मायल करना है कि फाइलर बनो, ना कि हमने ताजरों को ये तहफ़्फ़ुज़ देना है कि अपनी जेब पर जो है वो भारी बोझ टैक्सेस का बर्दाश्त करते रहो और नॉन फाइलर रहो। बिल्कुल, ये कौन सी ताजर सियासत है और ये कौन सी ताजर नुमाइंदगी है? मुझे तो ये नहीं आज तक समझ आ सकती। बिल्कुल ठीक। मीर साहब हमें जरा ये बताइएगा, 30 लाख से जायद ताजर हैं जो टैक्स नेट में आए तो कौमी खजाने को खतीर फ़ायदा पहुंच सकता है, जिसके नतीजे में जो बिजली और दीगर यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उनकी रेशो भी कम हो सकती है, जिससे अल्टीमेटली पब्लिक एट लार्ज को बहुत खतीर फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम 30 लाख की बात करें तो एक कोई वर्किंग हुई होगी और गवर्नमेंट ने एक शुरू में कुछ मालूमात भी सामने आई थी, एक को मुख्तलिफ छोटे से छोटे ताजर के लिए एक मिनिमम लेवल था, फिर उसके बाद डिफरेंट लेवल से मिनिमम कम से कम कितना को टैक्स अदा करके अपने आप को इस सिस्टम में शामिल कर सकता है, मैक्सिमम की शरह क्या है, और क्या वाकई ही अगर ये 30 लाख के लगभग सारे ना भी आए, अगर 50% भी फेज 1 में आ जाएं तो आम आदमी को भी भारी टैक्सों के बोझ से काफी रिलीफ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये आप मीडिया भी समझे और आपको ये मीडिया के जरिए हमारी बात जो है वो पब्लिक तक भी पहुंचे कि FBR के लिए जो नंबर्स है ना, नंबर्स ये मैटर नहीं करते कि कितने लोग टैक्स नेट के अंदर आ गए, मैटर करता है कि कितनी अमाउंट एवेड हुई और कहां पोटेंशियल था, कहां से टैक्स इकट्ठा होना था, नहीं हुआ, और कौन टैक्स चोरी कर गया। ये है इंपॉर्टेंट बात। और इसी चीज को जो है वो चेयरमैन FBR ने बार बार दोहराया है कि FBR का ताल्लुक जो है वो 5% लोगों से है इस मुल्क के। बाकी लोग जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं या छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, वो या गली मोहल्लों में बैठे हैं, उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, चाहे थोड़ी थोड़ी मिकदार में इकट्ठा किया जाए, उससे कौमी खजाना भरने को नहीं है, उससे 13,000 अरब रुपए का जो हमारा टारगेट है वो पूरा होने को नहीं है।
हमें तो ये देखना है कि सेल्स टैक्स जो बड़ी अमाउंट है, अगर मैन्युफैक्चरर है वो एवेड कर रहा है, अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो एवेड कर रहा है, अगर आपका जो है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपका बड़ा रिटेलर है, हमें बड़े लोगों के पीछे, हमें मालदार लोगों के पीछे, हमें कमाई करने वाले लोगों के पीछे जाना है, ना कि हमें गलियों मोहल्लों में फिरना है और वहां पे जाकर अपनी एनर्जीज भी वेस्ट करनी है और वहां लोगों को जो है वो तंग भी करना है। तो ये हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने FDR के अंदर ये सारी बात समझाई है और ये जो रहनुमा थे, ताजर रहनुमा जो एहतजाजी ताजर रहनुमा थे, ये तो वहां से मुज़ाकरात की मेज से मफरूर हुए हैं, वहां तो भाग गए थे, ये तो बात ही नहीं कर सके वहां पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब FDR जो है बहुत फोकस्ड है। बिल्कुल ठीक नहीं मीर साहब, स्कीम है या कोई भी स्कीम है, इसको हम बहुत टारगेट ऑपरेशन के लिए चला रहे हैं। जी नहीं मीर साहब, टारगेट बिल्कुल आपने दुरुस्त तजवीज़ दी कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनके पीछे लगकर खजाना नहीं भरा जा सकता। लेकिन आज जिस रवश का शिकार है ताजर बरादरी, आप भी बड़े माजी में ताजरों के हकूक़ के अलमबरदार रहे हैं, ये जो ताजर रहनुमा हैं ये टैक्स ना देने का तो ये खुद तबलीग करते रहे। क्या आप समझते नहीं ये ताजरों की जो क़यादत है यही गुमराह करती रही है? जिम्मेदार शहरी होने का सबूत ये है अगर आप कमाते हैं तो उसमें टैक्स दें, ये तो नहीं है कि कमाए बगैर आपसे कोई टैक्स वसूल कर रहा है। इसमें जो ताजर बरादरी के जो लीडरशिप है अपनी सियासत चमकाने के लिए उनका कितना हिस्सा है कि उनको गैर जिम्मेदाराना मशवरे देते रहे ये माजी में? देखिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमें जरूर ताजरों को, ताजर नुमाइंदों को एहतजाजी सियासत करनी चाहिए, तब करनी चाहिए जब हुकूमत उनकी जायज बात ना माने, उन्हें सहूलत और आसानी देने को तैयार ना हो। अगर हुकूमत से हमने ये मुतालबा करना है कि हमने टैक्स देना ही नहीं है, तो ये तो कोई मुतालबा सिरे से है ही नहीं। मुतालबा ये जरूर बनता है कि मुश्किल को दूर किया जाए, मुतालबा ये जरूर बनता है कि करप्शन का खात्मा किया जाए, मुतालबा ये जरूर बनता है कि ये टैक्स ज्यादा है, ये हम देने की इस्तेदाद नहीं रखते, इसको कम किया जाए। दिल करता है कि ब्रेकिंग न्यूज चल जाए, चाहे 2 कॉलम की अखबार में खबर लग जाएगी या सोशल मीडिया पे एक बयान पॉपुलर हो जाएगा, तो ये पॉपुलिज्म की एक बात है। बिल्कुल ठीक, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई जान नहीं है। मीर साहब, मुख्तसर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, इस एक्शन के लिए जो ताजे दो स्कीम के ऊपर अमल दरामद ना करने से मुतल्लिक है, इसकी कोई डेडलाइन है कि इस वक्त तक अगर इस स्कीम को अडॉप्ट ना किया गया, ताजिर बरादरी टैक्स नेट में ना आए, तो इसके बाद लीगली एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे? कोई डेडलाइन, कट ऑफ डेट है? देखिए, इसमें जो है वो हमने ये किया है कि इसमें हम कुछ SRO में तरामीम कर रहे हैं इस वक्त, और हम जो है वो इसको और ज्यादा काबिल अमल बना रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि इस वक्त आम जो रिटर्न है वो जमा हो रही हैं और 31 अक्टूबर जो है वो हमारी आखिरी तारीख है, तो हम जरा 31 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो जमा हो जाए, पहले मरले में ये काम मुकम्मल हो जाए और फिर दूसरे मरले में जो छोटे ताजरों की रजिस्ट्रेशन है, टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हम, इनको रजिस्टर्ड जरूर किया जाए, कारोबार इनके जो है वो FDR के साथ इंटीग्रेट हो, और इन्हीं में से वो लोग जिन्होंने रिटर्न जमा करा दिया है, इन्हीं में से उन लोगों को तलाश किया जाए जो वाकईतन टैक्स चोर है और उनका टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए, ना कि हम जो है वो एक कारपेट बॉम्बिंग शुरू करते हैं। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी बनी हुई है इस पे। तो ये 31 अक्टूबर के बाद आपको इसमें बहुत ज्यादा जो है वो हलचल नजर आएगी। बिल्कुल ठीक, 31 अक्टूबर के बाद हलचल नजर आएगी। नहीं मीर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़रूरत इस चीज़ की है, वो ताजर बरादरी जिस भले छोटे शहर से ताल्लुक़ हो या बड़े शहर से, उनको अब एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा। आपने कर्ज़ों से खुलासी हासिल करनी है, आम आदमी के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है उसको कम करना है, तो फिर हर सूरत में ताजर बरादरी जिसका टैक्स नेट के अंदर हिस्सा 3400 रुपये है और तनख्वाहदार तबका 375 रुपये अदा करता है, तो इसके अंदर कोई ना कोई रैशनल ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद है 31 अक्टूबर के बाद जब इसमें लीगली कोई स्ट्रेटजी चाक आउट की जाएगी तो डेफिनेटली वो लोग जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए उनको इस टैक्स नेट में या तो शिरकत करना पड़ेगी या दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होगा, शनाख्ती कार्ड मनसूख होगा, मोबाइल फ़ोन सिम बंद होगी और दीगर डिवर्स एक्शन भी हर सूरत किए जाएंगे कानून की रोशनी में। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।